हेलो बच्चों, एनसीईआरटी ब्रेन बूस्टर सीरीज में हम लोग एक्सक्रीशन को देख रहे थे और एक्सक्रीशन में हम लोगों ने एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मेजर और माइनर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे उस टॉपिक में और हम देखेंगे कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स कौन कौन से पाए जाते हैं और उनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम, और उसमें सबसे पहला डिसऑर्डर जो हम स्टार्ट करेंगे वो है यूरेमिया। यूरेमिया की बात करें बच्चों, अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन में किडनी फेलियर पाया जाता है यानी रीनल फेलियर पाया जाता है, तो उस पर्सन में किडनी काम करना बंद कर देगी, और किडनी काम करना बंद कर देगी तो यूरिन का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। यूरिन का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा तो बॉडी से यूरिया का रिलीज बंद हो जाएगा, यानी यूरिया का एक्सक्रीशन बंद हो जाएगा। और यूरिया का एक्सक्रीशन बंद हुआ तो जो यूरिया है यानी जो टॉक्सिक मटेरियल है, उस टॉक्सिक मटेरियल का लेवल ब्लड में बढ़ता जाएगा, क्योंकि किडनी क्या करता है, ब्लड से ही उस यूरिया को रिमूव करके यूरिन के फॉर्म में उसे रिलीज करता है। तो अगर ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ता जाएगा तो यानी ब्लड में टॉक्सिसिटी बढ़ती जाएगी, टॉक्सिक सब्सटेंस बढ़ता जाएगा, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज यूरेमिया। So increase of urea level above than normal in blood is termed as uremia, and it is seen in the condition when a person is having a situation of renal failure or kidney failure. ये एक सिचुएशन देखने को मिली। सेकंड जो डिसऑर्डर आता है वो है बच्चों रीनल कैलकुलाई। हम लोग कॉमनली सुनते हैं कई बार लोगों को कि भाई रीनल स्टोन हो गया है या किडनी में स्टोन हो गया है। तो स्टोन एक्चुअली जो कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर बनते हैं उन्हें कैलकुलाई कहा जाता है या कैलकुलस कहा जाता है। तो जो भी ऐसे कुछ ऑक्सलेट सॉल्ट्स जो हैं वो क्रिस्टलाइज हो जाती हैं, और क्रिस्टलाइज होकर वो स्टोन फॉर्म में या इनसॉल्युबल मास के फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाती हैं किडनी के अलग अलग पार्ट्स में। और जब ये जो ऑक्सलेट्स, जो क्रिस्टलाइज्ड ऑक्सलेट्स हैं, जब किडनी के अलग अलग पार्ट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो इन्हीं को रीनल स्टोन्स या किडनी स्टोन्स कहा जाता है, और इन्हीं के फॉर्मेशन को रीनल कैलकुलाई कहते हैं। ठीक है, इन्हें माइनर जो है लेजर सर्जरी से रिमूव किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है, जिस लेजर सर्जरी में इन्हें छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक कर देते हैं, फिर वो जो छोटे पीसेज हैं वो यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो रीनल कैलकुलाई कॉमनली हम रीनल स्टोन या किडनी स्टोन को कहते हैं। थर्ड आता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर किसी भी पर्सन के नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलर पार्ट में इन्फ्लेमेशन पाया जाए, ठीक है, इन्फ्लेमेशन, जहां भी आइटिस लगा होता है हमें मालूम है उसे इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। ये ग्लोमेरुलस में होने वाला इन्फ्लेमेशन है, इसीलिए इसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। सो इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुलाई, जिससे कि हमें अगर बात करें तो जो एब्डोमिनल रीजन है, लेटरल एब्डोमिनल रीजन, वहां पर पेन मिलता है। कई बार इस इन्फ्लेमेशन की वजह से यूरिन में ब्लड भी पाया जाता है, और यूरिन में ब्लड का पाया जाना हेमेचूरिया कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? हेमेचूरिया। ठीक है, ये किसकी वजह से पाया जा सकता है? किडनी में किसी इंजरी की वजह से पाया जा सकता है, या किसी ट्रॉमा की वजह से हेमेचूरिया पाया जा सकता है। सो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई इन किडनी, इज नोन एज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये बड़े तीन कॉमन जो डिसऑर्डर है एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड, उनकी बात करेंगे। कुछ और भी रिलेटेड है, जैसे एक कंडीशन पाई जाती है गाउट। गाउट क्या है ये भी अगर हम डिस्कस करें तो किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर है, यानी हमारे एक्सक्रीशन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। जब हमारी किडनी यूरिक एसिड का अप्रोप्रिएट एक्सक्रीशन नहीं कर पाती तो वो यूरिक एसिड ब्लड में उसका लेवल बढ़ते जाता है, और ब्लड में लेवल बढ़ने की वजह से वो यूरिक एसिड हमारे साइनोवियल जॉइंट्स पर, जो हमारे बोन के मूवेबल जॉइंट होते हैं, उन जॉइंट्स पर पाई जाने वाली कार्टिलेजिनस प्लेट्स पर एक्यूमुलेट हो जाता है। एक्यूमुलेट होने से वो यूरिक एसिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में एक्यूमुलेट होता है, तो एक्यूमुलेट होने से वहां पर फ्रिक्शन डेवलप होता है, और फ्रिक्शन जब जॉइंट्स पर डेवलप होता है तो उससे एक आर्थराइटिस की सिचुएशन डेवलप होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स पाया जाता है, जिसे हम
गाउट कहते हैं, ठीक है। वो भी एक डिसऑर्डर है जो किडनी के प्रॉपर, जो किडनी जब यूरिक एसिड का प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं कर पाता उसकी वजह से वो डिसऑर्डर मिलता है, ठीक है। हमें ऊपर जो दिख रहा है रीनल फेलियर की एंड स्टेज यानी किडनी की एंड स्टेज दिख रही है, जब किडनी जो है काम करना बंद कर चुकी है, रीनल फेलियर। तो इसमें सिचुएशन में क्या मिलेगा, यूरेमिया मिलेगा। दूसरी यहां हम एक सिचुएशन देख रहे हैं, हमने बोला ऑक्सलेट्स, क्रिस्टलाइन जो है फॉर्म ऑफ ऑक्सलेट्स जो किडनी में अलग अलग जगहों पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, रीनल स्टोन्स या किडनी स्टोन्स बनाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि रीनल पेल्विस में जो है ये रीनल स्टोन इसने पैसेज को ब्लॉक कर दिया है, और जब यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो यूरिन पीछे से प्रेशर जो है अप्लाई कर रहा है, और प्रेशर अप्लाई करेगा तो जो है किडनी में या बोला जाए लेटरल एब्डोमिनल रीजन में हमें पेन का सेंसेशन फील होता है, और ये हमें रीनल कैल्कुलाई या किडनी स्टोन्स में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट आता है जिसे हम बोलेंगे हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस क्या है, कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई पर्सन है जिसमें रीनल फेलियर या किडनी फेलियर पाया गया है तो उसके ब्लड में यूरेमिया पाया जाएगा, यानी यूरिया का लेवल बढ़ेगा, और जो ये यूरिया का लेवल बढ़ रहा है इस यूरिया को एक आर्टिफिशियल किडनी द्वारा, एक आर्टिफिशियल डिवाइस द्वारा हम रिमूव कर सकते हैं, और उस आर्टिफिशियल डिवाइस की जो यूनिट होती है उसे डायलाइजिंग यूनिट कहा जाता है, और ब्लड से या आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, जिसे हेमोडायलिसिस कहा जाता है। तो इन पेशेंट विथ यूरेमिया, अगर कोई पेशेंट है जिसमें यूरेमिया है, यूरिया इज रिमूव्ड बाय हेमोडायलिसिस, तो उसके ब्लड में जो टॉक्सिक लेवल है यूरिया का उसको हेमोडायलिसिस से रिमूव किया जा सकता है। कैसे रिमूव करते हैं वो बात ध्यान में देखना है, पहले हम थियरी देखेंगे फिर डायग्राम को समझेंगे। जो डायलाइजिंग यूनिट होती है यानी डायलिसिस यूनिट होती है वो कुछ इस तरह से होती है। इस डायलिसिस यूनिट में एक इनफ्लो यानी फ्लो देते हैं किसका, ब्लड का। ब्लड हमारी जो बॉडी से ब्लड जो है ब्लड वेसल से इस यूनिट में जाता है। इस यूनिट में क्या ऐसा पाया जाता है जो इस ब्लड को प्यूरिफाई करता है, यानी इसमें से यूरिया जो है वो रिमूव करता है। सो डायलाइजिंग यूनिट में एक सेलोफेन ट्यूब पाई जाती है विच इज मेड अप ऑफ सेलोफेन मेम्ब्रेन। ट्यूब होती है जो सेलोफेन मेम्ब्रेन की बनी होती है। इस सेलोफेन ट्यूब में ब्लड फ्लो करता है। इस ट्यूब के चारों तरफ डायलाइजिंग फ्लूइड पाया जाता है जिसमें यूरिया नहीं होता। तो सेलोफेन ट्यूब जो है या सेलोफेन मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, और इसी मेम्ब्रेन से होते हुए यूरिया जो है वो ब्लड से डायलाइजिंग फ्लूइड में जाता है। ठीक उसी तरह जैसे हम बात कर रहे थे कि जो न्यूट्रिएंट जिस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं उसी के तरह से यहाँ पर यूरिया जो है वो ब्लड से क्रॉस करके डायलाइजिंग फ्लूइड में जाता है। सो डायलाइजिंग फ्लूइड कुछ इस तरह से बना होता है कि इसके सभी कंपोनेंट प्लाज्मा से सिमिलर होते हैं, केवल उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं पाया जाता। तो ब्लड में से वो केवल यूरिया को लेता है, बाकी कोई भी न्यूट्रिएंट या किसी भी दूसरे कंस्टिट्यूएंट को नहीं लेता। तो केवल यूरिया का ही मूवमेंट ब्लड से डायलाइजिंग फ्लूइड की तरफ होता है, और जब ब्लड में से यूरिया रिमूव हो जाता है तो उस ब्लड को अगेन जो है कन्वीनियंट आर्टरी blood drained from a convenient artery is pumped into dialyzing unit after adding an anticoagulant like heparin। तो यहाँ पर जो ब्लड जब आता है तो आर्टरी से आता है, और उस ब्लड में हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, हेपेरिन इंट्रोड्यूस करते हैं कि बॉडी से बाहर आने के बाद वो ब्लड जो है क्लॉट ना करे। हेपेरिन क्या है, एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है। और जब ब्लड इस डायलाइजिंग यूनिट में जाता है तो इस डायलाइजिंग यूनिट में सेलोफेन मेम्ब्रेन जो है उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, और उस जो ब्लड है उसमें से यूरिया को रिमूव करने का काम करती है। यहां पर हम देख सकते हैं एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कैसे ये कॉन्सेप्ट काम करता है बच्चों, ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्चुअल हेमोडायलिसिस का कॉन्सेप्ट, यहां पर हमने डायलिसिस को या हेमोडायलिसिस को समझाने की कोशिश की है।
तो हमारी जो आर्टरीज है, आर्टरी में से ब्लड को इंट्रोड्यूस किया जाता है डायलाइजिंग यूनिट में, लेकिन इंट्रोड्यूस करने से पहले इसमें हेपेरिन मिक्स करते हैं। हेपेरिन क्यों मिक्स करते हैं? कि डायलाइजिंग यूनिट में जाने के बाद ये ब्लड क्लॉट ना करे। अब डायलाइजिंग यूनिट में यहाँ पर ये ट्यूब दिख रही है आपको, इस ट्यूब में जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ये ट्यूब सेलोफेन मेम्ब्रेन की बनी हुई है, सेलोफेन ट्यूब है। और इस ट्यूब के चारों तरफ ये डार्क जो हमें पोर्शन दिख रहा है, ये एक फिल्टर की तरह है जिसमें डायलिसिस फ्लूइड पाया जा रहा है। अब होता क्या है बच्चों कि ब्लड में से यूरिया, ठीक है, यूरिया इस सेलोफेन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहां चला जाता है? डायलिसिस फ्लूइड में। डायलिसिस फ्लूइड में एक तरफ से इनलेट सप्लाई किया जाता है, यानी फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड सप्लाई किया जाता है। ये फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड जो है इस डायलिसिस मशीन में जाता है, और यूरिया कंटेनिंग जो डायलिसिस फ्लूइड है वो ऊपर से बाहर रिलीज होता है। तो जो फ्लूइड डायलिसिस फ्लूइड बाहर रिलीज होता है उसमें यूरिया पाया जाता है। तो जो ब्लड यहां से बाहर निकलेगा, डायलिसिस फ्लूइड से जो ब्लड बाहर निकलेगा, वो कंपैरेटिवली क्या है? वो कंपैरेटिवली जो है प्योर हो चुका है उस ब्लड के कंपैरिजन में जो ब्लड अंदर गया था, क्योंकि जो अंदर गया था उसमें यूरिया कंटेंट था, जो बाहर आएगा उसमें यूरिया कंटेंट नहीं होगा या कंपैरेटिवली बहुत कम होगा। इसमें फिर वापस हम एंटी हिपेरिन मिलाते हैं, एंटी हिपेरिन मिलाते हैं, एंटी हिपेरिन इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि हिपेरिन के एक्शन को न्यूट्रलाइज करता है, और इस ब्लड को वापस हम अपनी बॉडी में जो है इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, वापस से हम अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो होता क्या है कि जो भी यूरिया कंटेंट है इस ब्लड का, वो डायलिसिस फ्लूइड जो है अपने अंदर ले लेता है, और जो डायलिसिस फ्लूइड यहाँ से बाहर रिलीज होता है उसमें वो यूरिया पाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखना। सो द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन लिखा गया है सेलोफेन मेम्ब्रेन के बारे में। द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन of the tube allow the passage of molecule based on concentration gradient। तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस पर यूरिया का मूवमेंट ब्लड से डायलिसिस फ्लूइड की तरफ होता है। ब्लड में यूरिया ज्यादा है, डायलिसिस फ्लूइड में यूरिया नहीं है, तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ होता है। एज नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट इन डायलिसिस फ्लूइड, दीज सब्सटेंसेज फ्रीली मूव आउट। जैसा कि डायलिसिस फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं पाए जाते, तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो फ्रीली मूव करते हैं ब्लड से डायलिसिस फ्लूइड में, और क्लियरिंग द ब्लड, और ब्लड जो है वो कंपैरेटिवली क्लीन होने लगता है। द क्लियर्ड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द बॉडी इन अ वेन। तो लिया था आर्टरी से और वापस इंट्रोड्यूस करेंगे वेन में, आफ्टर एडिंग एंटी हेपेरिन टू इट। कब इंट्रोड्यूस करेंगे? जब उसमें एंटी हेपेरिन इंट्रोड्यूस करेंगे, एंटी हेपेरिन को मिक्स करेंगे, क्योंकि एंटी हेपेरिन जो हेपेरिन था उसके एक्शन को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भाई, हेमोडायलिसिस जो है ये परमानेंट प्रोसेस नहीं है, बार बार इस प्रोसेस को परफॉर्म करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम इस प्रोसेस को परफॉर्म करना पड़ेगा। एक परमानेंट जो सॉल्यूशन रीनल फेलियर या किडनी फेलियर में देखने को मिलता है, जिसे हम लोग कॉमनली किडनी ट्रांसप्लांट या रीनल ट्रांसप्लांट के नाम से जानते हैं। तो रीनल ट्रांसप्लांट क्या होता है? कोई एक पर्सन है जिसकी किडनी, दोनों ही किडनी जो है काम करना बंद कर दी है, उसमें रीनल फेलियर पाया जा रहा है। तो उस सिचुएशन में उसका एक जो क्लोज रिलेटिव है वो अपनी एक किडनी डोनेट कर सकता है। क्लोज रिलेटिव से ही क्यों किडनी रिसीव किया जाता है? क्योंकि क्लोज रिलेटिव की केमिकल प्रॉपर्टीज काफी सेम होती है, इसलिए किडनी के रिजेक्शन होने की चांसेस बहुत कम मिलेगी। ठीक है, सो मिनिमम चांसेस मिलेगी किसकी? किडनी के रिजेक्ट होने की, इसीलिए क्लोज रिलेटिव से रेसिपिएंट में किडनी को डोनेट किया जाता है। सो एक फंक्शनल किडनी को डोनर जो है वो डोनेट करता है, और उस फंक्शनल किडनी को जो रेसिपिएंट है उसकी बॉडी में अटैच किया जाता है, और अटैच करने के बाद वो जो हेल्दी किडनी है वो नॉर्मली अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, और नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने में ये जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल पाया जाएगा। ठीक है, तो
इट इज बेटर टू रिसीव अ किडनी फ्रॉम अ क्लोज रिलेटिव टू मिनिमाइज चांसेस ऑफ रिजेक्शन बाय इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट। कि भाई कई बार अगर किसी ऐसे पर्सन से लिया जिसकी बॉडी की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है तो रिजेक्शन की चांसेस रहती हैं, और ऑर्गन ट्रांसप्लांट या बोला जाए किडनी ट्रांसप्लांट कंपैरेटिवली बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड, और बोला जाए तो कॉम्प्लिकेटेड के साथ साथ मतलब इसके रिजेक्शन को जो है वो अफोर्ड नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि जो क्लोजली रिलेटेड है उन्हीं के बीच में किडनी ट्रांसप्लांट किया जाए। ठीक है, तो ये एक परमानेंट सोल्यूशन है जिससे बार बार हेमोडायलिसिस नहीं करना पड़ेगा और उस पर्सन को एक हम बोल सकते हैं क्योर मिल जाएगा किसका, रीनल फेलियर का। ठीक है, तो ये था बच्चों एक्सक्रीशन के बारे में, और ये हमारी जो एनसीईआरटी ब्रेन बूस्टर सीरीज है उसका ये पहला टॉपिक हमने कंप्लीट किया है, एक्सक्रीशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। 2 चैप्टर अल्टरनेट चल रहे हैं, एक 11th का एक 12th का। आप इस प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको जो है इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, बाकी वीडियोस भी मिल जाएंगे, और वीडियोस में सर्च करेंगे तो आपको दूसरे चैप्टर यानी पैरेलली जो 12th का टॉपिक चल रहा है वो भी टॉपिक आपको मिल जाएंगे, उनकी भी अलग प्लेलिस्ट है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।